हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पहला। और प्रश्न नंबर पहले में आपसे क्या बोला जा रहा है? प्रश्न नंबर पहले में ये कह रहा है कि कमल का सिपाही की रचना किसने की? यानी कमल का सिपाही जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका कौन? वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख में दिया गया है अमृत राय। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो कमल का सिपाही जो रचना है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है भाई। ठीक है, वीआईएमपी बोल सकते हो आप इसको। और ये आपके इस साल यूपी बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कमल का सिपाही जो रचना है, वो अमृत राय के द्वारा रचा गया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें भी आप VIMP लगा लो, इसमें भी आप क्या लगा लो, VIMP। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है? शुक्ल युग की समयावधि है, यानी शुक्ल युग की समयावधि है क्या है? तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 1925 से 1940 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए, शुक्ल युग की जो समय सीमा होती है, वो माना जाता है 1919 से 1938 ईस्वी तक। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो ख वाला है, जो दूसरा वाला है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा को समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे ये कह रहा है कि साकेत की रचनाकार है, यानी साकेत एक रचना है, उसके रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग में दिया गया है मैत्रेयी गुप्त। और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है? भगवती चरण वर्मा दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि साकेत जो रचना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। क्या है भाई? तो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रचना है भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, आप जो भी समझो। ठीक है, तो देखिए, साकेत जो रचना है, इसके रचनाकार हैं आपके मैत्रेयी गुप्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके कई रचनाएं आपकी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ये जो ग वाला है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या पूछा जा रहा है कि बाल, यहाँ पे लिखा है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, यानी दूसरे में दिया गया है इंदु। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है माधुरी। और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है प्रभा। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो रचा गया था, पत्रिका रचा गया था, वो है हिंदी प्रदीप, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका है। अगर पत्रिका से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे भाई जो हैं ऐसे हैं, जो अभी तक अभी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अब जाके वो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई लोग, अब देखिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। यानी कहने का मतलब आपका दिसंबर तो बीत गया है, अभी आपका जनवरी चलेगा। और जनवरी आपका कुछ इधर उधर करके बीत जाएगा, पूरा कंप्लीटली बीत जाएगा। उसके बाद आपका है फरवरी। फरवरी में तो पेपर ही होना है। तो यानी अभी आपके पास केवल और केवल 1 महीने का समय है। तो इस 1 महीने में आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, और नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर, इस वीडियो के माध्यम से आप उसे अच्छे से जो है पढ़ें, लिखें, नोट करें, और उससे याद करने की कोशिश करें, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस आप फिर भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क में दिया गया है राम ऋषि बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है रांगे राघव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर। और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया क्या? महादेवी वर्मा। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आवारा मसीहा
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई रचना है, क्वेश्चन है, जो भी आप कह लो, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है भाई। तो आवारा मसीहा जो रचना है, ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा VIMP, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सभी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है निराला, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया सच्चिदानंद, यानी स ही व आज्ञा ऐसे करके लिखा ना। तो ये जो स लिखा है, इसका मतलब सच्चिदा होता है, इसका मतलब हीरा होता है, इसका मतलब वात्स्यायन होता है, इसका आज्ञा होता है। ये इनका फुल नेम आपको बता रहे हैं, यानी आज्ञा इनका शॉर्ट नेम है, और फुल नेम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है। तो आप इस बात को समझें। तो देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं, वो आपके माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्टकट में अज्ञेय भी बोला जा सकता है। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे अज्ञेय, ठीक है, तो आप समझ जाएगा कि ये कहा जा रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या पूछ रहा है, दीप शिखा किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है प्रेम चंद्र दिया गया है। ये रचना जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, यानी कि इसमें स्टार थोड़ा सा लगा लीजिए यहाँ पर, ताकि लगे कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दीप शिखा जो रचना है, ये महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी VVIMP क्वेश्चन है भाई, इसके लिए VVIMP क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रस मीमांसा किसकी रचना है। आई होप आप सभी को पता होगा कि रस मीमांसा किसकी रचना है। जिसको नहीं याद है तो उसको भी पता चल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क में दिया गया है महादेव वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया अमृत राय दिया गया। तो देखिए, रस मीमांसा जो रचना है, वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। और इनकी कई रचनाओं को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। जैसे एक रस मीमांसा हो गया, जैसे त्रिवेणी हो गया, जैसे और है रचना, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, इनकी त्रिवेणी हो गया, वीणा हो गया, ऐसा करके वीणा इनकी रचना नहीं है, त्रिवेणी है, ठीक है। तो ऐसे इनके कई रचनाएं हैं, जो कि आपको याद करने हैं, और वो सब इनके, क्योंकि रचनाएं जो है इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई रचनाओं आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर रस मीमांसा ये एक फेमस रचना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही रचना को यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है केशवदास, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है यहाँ पर दिनकर, ठीक है। ये होना चाहिए तभी तो ये बोला जाएगा दिनकर, नहीं तो ये पढ़ा जाएगा निनकर, जबकि ये गलत है, दिनकर होता है भाई। आप लोग यहाँ पर लिख लो, आप लोग समझदार हो, दिनकर लिख लो यहाँ पर, दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, दुष्यंत कुमार दिया गया है। तो देखिए, जो ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ यहाँ पर बात किया गया है, पूछा है आपसे, तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावाद में कितने कवि हैं, तो 4 कवि हैं। आई होप आप सभी को पता होगा 4 कवि कौन कौन है। तो पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे महादेव वर्मा, 2 और कवि हैं, जिसे आपको पता लगाकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वें में ये बोल रहा है आपसे कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर क में देगा 1940, ऑप्शन नंबर ख में देगा 1953 में, और ऑप्शन नंबर ग में देगा 1943, ऑप्शन नंबर घ में देगा 1959 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका जो ये तार सप्तक है,
ये प्रकाशित हुआ था 1943 में, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो ग वाला है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया अभी, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया अधि, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया उप, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया क्या, कार दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या चीज़ है भाई। जब हमको पता रहेगा उपसर्ग होता क्या, तभी तो हम बताएंगे उसके अनुसार। तो देखिए होता क्या है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं या शुरुआत में जुड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है पीछे कार, कार के आगे जुड़ा है अधि, तो अधि क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। तो आप देख सकते हैं अधि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ख जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 नंबर को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा है पागल। ठीक है, पागलपन में कौन सा प्रत्यय है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय हम लोग कहते किसी हैं, तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे या फिर अंत में जोड़ते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क में दिया गया है पन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, त्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग में दिया गया है क्या, आई दिया गया, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया पागल दिया गया है। ठीक है, तो मैंने बताया भी प्रत्यय क्या वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं। तो पीछे यहाँ पर ये एक शब्द है पागल, इसके पीछे एक शब्द जुड़ा है पन, तो पन क्या हो गया हमारा, यही प्रत्यय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर इसका जो क वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या बोल रहा है कि रात का तत्सम होगा। यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि रात का तत्सम क्या होता है। ऑप्शन नंबर क में देगा रात्रि, ऑप्शन नंबर ख में देगा निशा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग में देगा दिन, और ऑप्शन नंबर ग में क्या दी, सॉरी यहाँ पर घ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, घ होना चाहिए, रज नहीं दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए रात का जो तत्सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रात्रि। तो ऑप्शन नंबर इसका क वाला है जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया विलोम, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया तद्भव, और ऑप्शन नंबर घ में क्या है तत्सम है। तो पेड़ तरु द्रुम ये सभी कहलाते हैं पर्यायवाची, क्योंकि पेड़ को हम लोग तरु भी बोलते हैं, द्रुम को भी नाम से भी जानते हैं, तो यानी इस ये क्या है, पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यड़ संधि का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में देगा आद गुण, ऑप्शन नंबर बी में देगा वृद्धि रेचि, और ऑप्शन नंबर ग में देगा इको यड़च, ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ में देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यण संधि का जो सूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं इको यड़ाची। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इको यड़, यड़ मतलब होता है यण संधि, हो जाएगा ऐसे ना। तो इससे आप रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 यानी 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया यहाँ पर 13, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 11, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 24, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया 16 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो आप सभी को पता होगा, अगर रोला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, डिफिनेशन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि रोला छंद में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ग वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये पूछ रहा है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल है। किसके समान है, गुलाब के समान, यानी राधा के जो चरण की तुलना है वो गुलाब से किया जा रहा है। तो जब भी कभी कंपेयर या फिर तुलना की बात करेगा तो वहां पर एक ही अलंकार आपको आंसर में टिक करना होगा। कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है क वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका भूषण, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है यहाँ पर ये क है, या पहला भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया अज्ञेय, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया निराला। तो देखिए तार शब्द के जो संपादक हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अज्ञेय के नाम से जानते हैं, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय भी कहते हैं, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
ये है आपका इम्पोर्टेंट रचना, जो भी आप बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गबन की विधा है। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि गबन जो है किसकी विधा, मतलब किसकी रचना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, गबन जो है किस विधा की रचना है। तो हमसे क्या पूछा है, गबन की विधा यानी गबन किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है नाटक, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है एकांकी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग में दिया गया है उपन्यास, और ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, कहानी दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो गबन जो रचना है, ये एक उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र, आप ये नोट कर लो। जब भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा गा कि कवन जो है किसकी रचना है, तो आप बताइएगा प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद्र भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 के, क्योंकि हमारे हिंदी में केवल 20 क्वेश्चन का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, यानी 20 नंबर का जो होगा वो एमसीक्यू यानी ओएमआर शीट पे हमें देना पड़ेगा, तो हम केवल 20-20 की ही क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है, नद्यो रूप में, नद्यो रूप है नदी शब्द का। ऑप्शन नंबर क में दिया गया प्रथम विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया प्रथम विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन हो जाएगा, वो प्रथम विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। यानी नद्यो जो शब्द है, वो नदी शब्द का जो रूप है वो प्रथम विभक्ति है लेकिन द्विवचन का है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मैंने जितने भी 1 से लेकर ये 20 तक क्वेश्चन बताए हैं एमसीक्यू काफ़ी अच्छे होंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में आई होप आप ये क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर पाए उसे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।